क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, क्या क्वालिटीज हैं ऑडिटर में? मिनिमम जो ये 8 क्वालिटीज लिखी हैं, इसके अलावा और भी होंगी, मगर ये स्टैंडर्ड क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर मिनिमम होनी चाहिए। फर्स्ट, हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उसके पास जो एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। जब वो ऑडिटर है तो ऑडिट से रिलेटेड उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होगी बेशक उसके पास। और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस का होना। अब फॉर एग्जांपल आप बोले सर मैंने अभी सीए किया है और मैं चाहता हूँ कंपनी का ऑडिट करूँ, तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, सीए पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो उसमें भी एक्सपीरियंस करवा देते हैं, कोई प्रैक्टिस करवाते हैं, मगर जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी लर्निंग होगी आपकी, तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, कि आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप कंपनी की, जो इतनी बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है समझिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप अपना डिसीजन या ओपिनियन देने जा रहे हैं, इतनी एबिलिटी हो आपके पास कि ये है, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये शो हो रही, ठीक है। तो एक प्रेशर है आपके ऊपर, एक समझे एक बर्डन है एक तरह का देखा जाए, कि आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप एक ओपिनियन देने जा रहे हैं, आप एक फैसला करने जा रहे हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, वो क्लीन है या एडवर्स है, कैसी है आपकी पोजीशन, सही है खराब है, जो भी उसको आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके ऊपर, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं फिर कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास जो एविडेंस है उसकी बेस पर ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये शो हो रही है, ठीक है। तो उसमें आपको इतनी एबिलिटी हो कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट, हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट बिजनेस नीड्स, बिजनेस की नीड को समझ सकें कि बिजनेस की नीड क्या है, और किस तरह के बिजनेस के लिए आप किस तरह का ऑडिट सिलेक्ट करोगे। जब बिजनेस की नीड अलग है तो उसका ऑडिट भी, उसके मेथड भी अलग होते हैं, ऑडिट के भी मेथड होते हैं, ऑडिटिंग, ठीक है। तो डिफरेंट बिजनेस की नीड को अंडरस्टैंड करना। अगर आपको कोई वीकनेस लगती है, कोई आपको लगता है कि इधर ये वीक है, थोड़ी सी पोजीशन इधर सही नहीं है, तो उधर आप उसको बताएं कि इसको आप सही कर दें आप, ठीक है। अपनी ओपिनियन रिपोर्ट से पहले भी आप बता सकते हैं कि आप ये छोटा सा काम है आप ये कर लो, इस तरह ये होगा कि आगे मसला नहीं होगा आपको। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई बिजनेस नीड लगती है तो आप उसको मेंशन करें, उसको बताएं, इतनी एबिलिटी आपको। फोर्थ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो कि अगर आपको शेयर होल्डर की मीटिंग में कॉल की जाए और उसको बोला जाए कि जो आपने ऑडिट किया है उसके हवाले से प्रेजेंटेशन दे दें, आप आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करने पड़ी, और जो भी आप पूछने क्वेश्चन आंसर होंगे उससे, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑडिटर के लिए ही नहीं, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, लीडरशिप एंड टीम वर्क, ऑडिटर में लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, इसलिए कि वो एज अ लीडर जो है अपनी टीम लेकर आता है, वो अकेला नहीं आएगा, वो टीम लेकर आएगा अपनी, इसलिए कैलकुलेशन और वाचर की चेकिंग और छोटे मोटे काम वो खुद नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ऊपर से ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, चेक करेगा ऊपर ऊपर से। तो अपनी टीम जो उसके जूनियर होंगे वो सब बैठ के वो काम करेंगे, जूनियर ऑडिटर होंगे या जूनियर होंगे, वो बैठ के उसका काम करते हैं, तो एज अ लीडर वो उस सब चीज़ों को लीड कर रहा होता है, ठीक है। लीडरशिप एंड टीम वर्क उसमें होनी चाहिए क्वालिटी। 6, प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें एथिक्स होनी चाहिए, इतने अखलाकियात होनी चाहिए कि काम किस तरह करना है, उसके अंदर जो अखलाकी मामला हैं उसको मद्देनजर रखना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो है इसकी फर्म को, इसलिए फर्म की तरफ से आया है, फर्म को भी सामना करना पड़े प्रॉब्लम का, और इसको खुद भी इन्हीं अखलाकियात का मुजाहरा करना है इसमें, ठीक है। जो है उसको वैसे ही शो करना है। फिर अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है आपकी वीक पोजीशन है तो यही रिपोर्ट में शो किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ पैसों की लालच दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रोफेशनल जो एथिक्स है उसके पास होनी चाहिए। नो द टेक्निक्स, उसको ऑडिट टेक्निक्स मालूम होने चाहिए, टेक्निक से काम जो है इतना ईजी हो जाता है कि अगर आप पूरे दिन काम करें तो वो काम चंद घंटों में कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको टेक्निक्स पता है, आपको ये मालूम है कि किस तरह से एरर को डिटेक्ट करना है, किस तरह से फ्रॉड को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है,
किस तरह से ऑडिट किया जाता है, उसकी जो टेक्निक्स अगर आपको क्लियर है, जो कि आगे पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इससे ये होगा कि ये भी अच्छी क्वालिटी है और इस तरह ऑडिट भी अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है ऑडिट टेक्निक्स। नेक्स्ट, नो द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसको अकाउंटिंग ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स मालूम होने चाहिए, और जब वो ऑडिटर है तो बेशक उसको मालूम होंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड क्वालिटीज थी जो एक ऑडिटर में होनी चाहिए। अब फिर फॉर एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम का पाबंद होना चाहिए, इस तरह और भी कोई भी चीज़ हो सकती है जो उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज हैं वो इसमें डिस्कस की गई हैं कि ऑडिटर में ये क्वालिटीज का होना जरूरी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बाय नेचर ऑफ वर्क। फर्स्ट इज प्राइवेट ऑडिट। These audits that are not governed by the Companies Act. This is performed by an independent auditor because the owners, members, or other interested parties required them, and not because the law requires them to be carried out. यानी प्राइवेट ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो कि कंपनी एक्ट में मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको करवाने कंपलसरी नहीं है। आप सोल ओनरशिप हो, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, आप चाहते हो मैं अपनी जो है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहता हूँ, तो आप करवा लें उसको, कंपलसरी नहीं है प्राइवेट ऑडिट, आपकी मर्जी पर। ठीक है, तो आप करवाना चाहें करवा लें आप। कंपनी के लिए कंपलसरी है, कंपनी को ऑडिट करवाना है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट। दिस इज कैरिड आउट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस statutes. Example given, the Companies Ordinance 1984 requires that all public limited companies must have their financial statements subjected to an independent audit. In 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक जो ऑडिट बिल्कुल जरूरी है, हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। The objective of the audit are to express an opinion as to whether the balance sheet and the profit and loss account show a true and fair picture or views. इस ऑडिट के जरिए इसका मकसद ये होता है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या शो करे। ठीक है, ये कंपलसरी है। वो प्राइवेट से ऊपर वाला, यानी वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे कि सोल ऑनरशिप और पार्टनरशिप है, सोल ऑनरशिप और पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो ऑडिट करवाए। ठीक है, तो वो प्राइवेट ऑडिट करवा सकते हैं, वो बोले नहीं हमें ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर हो जाए तो वो करवाए, मगर वो कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपलसरी नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है लाजमी है, ज़रूरी है, कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है, पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि अपना ऑडिट करें। थर्ड इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन अप्रेजल or monitoring activities established by management for the review of accounting and internal control system as a service to the entity. इंटरनल कंट्रोल जो है एक तरह की आपकी कंट्रोल होता है, इंटरनल चेकिंग होती है, या मॉनिटर कर रहे होते हैं एक्टिविटीज को इंटरनल लेवल पे। जब आप इंटरनली एक आपने सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है या इंटरनली आपने एक ऑडिटर बिठाया हुआ है समझे, और पहले इंटरनल ऑडिटर अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के ऊपर आपने इंटरनल ऑडिटर बिठाया हुआ है ताकि कोई मिस्टेक के चांस, एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स के चांस कम हो जाए, या एक्सटर्नल तक पहुंचे ही ना। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा बाहर से, उस तक ये बात पहुंची ही ना, उस तक की चीजें पहुंची ही ना। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इंटरनली हम खुद एडजस्ट कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट के ऊपर उन्होंने एक इंटरनली ऑडिट बिठा दिया, इंटरनल ऑडिटर जो कि कंपनी का एम्प्लॉय है समझे, कंपनी ने खुद रखा एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिटर, और वो बैठ के कंपनी के मामलात को देख रहे। अब
अकाउंटेंट के बाद जो भी फाइनेंशियल पोजीशन उसके पास जाएगी उसको चेक करेगा, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर आपका एक्सटर्नल ऑडिटर आके उसको फाइनल करेगा, उसके बेस पे रिपोर्ट बनाएगा। तो इंटरनल ऑडिट, अच्छा वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बाय नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप्स होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बाय मेथड ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स के हिसाब से हमारे पास ये टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट। फाइनल ऑडिट इज आल्सो नोन एज कंप्लीटेड ऑडिट। क्या है, कंप्लीट ऑडिट करवाने हैं आपको, पूरे साल का ऑडिट कराने, एक पीरियड का ऑडिट कराने, periodical audit or balanced audit. A final audit is one which is started at the end of the financial year when financial systems are prepared and is carried out until completion. Such kind of audit is legally required in certain business organization, especially in case of a joint stock company. ये जो कंपलसरी ऑडिट है, ये जो कंप्लीट ऑडिट है, फाइनल ऑडिट है, ये पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। और ये ऑडिट जो है एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट होगा, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, जब आपका फिस्कल ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा, ताकि पूरे साल का ऑडिट किया जाए। फाइनल और कंप्लीट ऑडिट होगा, किसी एक मंथ की 2 मंथ्स की बात नहीं हो रही, पूरे 12 मंथ्स की ऑडिट होगी, 12 मंथ्स का ऑडिट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का मतलब होता है उबूरी ऑडिट। उबूरी का मतलब होता है कि साल में कुछ हिस्से का ऑडिट करवा रहे हैं, किसी पार्ट का आपको डाउट हो गया कि फेब के महीने में कुछ मसला हुआ है, तो आपने फेब के महीने का ऑडिट करवा लिया। आपको शक होगा नहीं सेल्स में हमें कुछ लग रहा है डाउट, सेल्स के अंदर थोड़ी सी मिसएप्रोप्रिएशन हुई है कुछ, तो आपने सेल्स का ऑडिट करा। इट रेफर्स to an audit conducted on a particular date within an accounting period. Accounting period में आपने particular date का, जैसे आपने मार्च का करवा लिया, सेकेंड क्वार्टर का करवा लिया, फर्स्ट क्वार्टर का ऑडिट करवा लिया, ठीक है। In large scale business concerned, the performance may be checked for a particular part for the year of the year. Depending upon the amount of work, the auditor may check the figures of a month or a quarter. The verification of assets may be left until final audit. The purpose may be the declaration of interim dividend by a public limited company. एक इसका मकसद ये भी होता है, कंपनी जो है वो सेकेंड क्वार्टर में डिविडेंड पे करना चाह रही है, तो डिविडेंड से पहले वो चाहती है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन जरा क्लियर हो जाए, उसके बाद डिविडेंड हम क्लियर को डिसाइड करेंगे कि किस रेट पर कितना डिविडेंड पे करना है। तो इसलिए भी वो चाहती है कि ये फर्स्ट और सेकेंड जो क्वार्टर है ना उसको ऑडिट करवा लें, इसका एक मकसद ये भी होता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर मे बी एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स ड्यूरिंग देयर, नहीं पार्टनर्स, इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर मे बी एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। अच्छा, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो कंपनी किसी भी पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट से पहले भी ऑडिट करवाती है, इंटरिम ऑडिट, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल फाइनल हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद न्यू पार्टनर आएगा या रिटायर पार्टनर जाए, ठीक है। तो रिटायर पार्टनर के साथ भी बड़े इशू होते हैं, वो जा रहे हैं तो बोलता है कि जब मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की तो उसके बाद मैंने इतना टाइम लगाया है, मुझे इतना बोनस मिलना चाहिए या गुडविल मिलनी चाहिए या इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। तो फिर कंपनी जो है तमाम चीज़ों को फाइनल करती है, पोजीशन को फाइनल करके फिर उसके बाद डिसाइड करती है। पार्टनरशिप में फर्म डिसाइड करेगी हाँ कि इसको कितना पे करना है। During the year, the company management may take mid-term decision about prices, investment, or profit. It is an audit which is started and completed between two balance sheet. लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट अब जो बनेगी उन दोनों के बीच का ऑडिट कहलाता ही है, और इसमें कंपनी जो है वो देखना चाहती है प्राइसेस के बारे में, कोई डिसीजन लेना चाहती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या प्रॉफिट के बारे में जानना चाहती है, तो कंपनी फौरन जो है चाहती है कि इसका ऑडिट हो जाए, 2-3 मंथ्स का या क्वार्टर का वो ऑडिट करवा लेती है, या उसको कहाँ जहाँ भी डाउट होता है वहाँ का ऑडिट करा लेती है, ठीक है। उसको डिविडेंड पे करना है तो उससे पहले ऑडिट करा लेगी। तो ये 2 बैलेंस शीट के दरमियान का ऑडिट कहलाता है इंटरिम ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट या रनिंग ऑडिट, द ऑडिट विच रिमेन कंटिन्यू थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड कंटिन्यूस ऑडिट।
कंटिन्यू ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो पूरे साल चलता रहता है, हर महीने ऑडिट हो रहा है भाई आपका। प्रोसीजर ऑडिट, procedural audit required an examination of procedures of record or records for reliability and accuracy। आप क्यों करवा रहे हैं ऑडिट? ताकि हमें जो प्रोसीजर है, जो आपकी अकाउंटिंग साइकिल है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग मेथड है, उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी क्लियर हो जाए। जरा आपका जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर था उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। ये रिकॉर्डिंग का मेथड जो था, किस तरह आप रिकॉर्ड करते थे, कैसे उसको मेंटेन करते थे, क्या तरीका था आपका रिकॉर्डिंग का, बुक कीपिंग का मेथड क्या था, वो चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रोसीजरल ऑडिट अप्लाई करें। बैलेंस शीट ऑडिट, अ बैलेंस शीट अप्रोच टू एन ऑडिट इज अ लिमिटेड ऑडिट दैट ओनली examine the accounts on a company's balance sheet। बैलेंस शीट ऑडिट कंपनी की बैलेंस शीट का ऑडिट किया जाता है, जिसमें सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट को सामने रख के ये कंपनी की बैलेंस शीट का जो है ऑडिट होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या शो कर रही है। जस्ट बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट में जितने हेड्स आ रहे हैं उनका ऑडिट होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बाय मेथड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बाय नेचर।